इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है। जो भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जो निर्णय होगा वो पूरी की पूरी शिवसेना को मान्य होगा, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। उन्होंने कहा उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई और यही बात उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी की कि शिवसेना की तरफ से और उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अब सरकार बनाने का रास्ता महाराष्ट्र में साफ हो जाएगा। एक बार आपको फिर सुनवाते हैं, इस बार हिंदी में क्या कहना है एकनाथ शिंदे का। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसके लिए इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली, जहाँ भी गया वहाँ काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में।
और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। बहुत बड़ा बयान है ये एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कि जो भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे, वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा और शिवसेना को, पूरी शिवसेना को यह मान्य होगा। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, कहा यह जा रहा था कि शिवसेना चाहती है कि बिहार मॉडल महाराष्ट्र में लागू हो। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, 132 उनके हैं, लेकिन 57 पर शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो उसमें यह परिवर्तन कैसे? जी बिल्कुल गौरव, देखिए पिछले 4 दिनों से एकनाथ शिंदे कोई अधिकृत बयान नहीं दे रहे थे, ना किसी से मुलाकात कर रहे थे। आज इतना प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में लाने के बाद 4 दिन के बाद आज उन्होंने ये साफ किया है कि भले ही महायुति की तरफ से जब सरकार बनानी है तब पीएम मोदी और अमित शाह जो कुछ निर्णय लेंगे वो उन्हें मान्य होगा, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम पद के लिए अड़कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा था कि वो कोई भी सीएम पद के अलावा पोस्ट यानी डिप्टी सीएम हो या फिर केंद्र में मंत्री पद हो, उसके लिए भी तैयार नहीं है। और इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ था। आज इन सभी अटकलों पर रहिए मेरे साथ ऋत्विक। साहिल जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या अब यह माना जाए कि ये जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की हुई है, 132 सीटें इसमें बीजेपी की अपनी, उसके पुरस्कार के तौर पर क्या देवेंद्र फडणवीस अब उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री माना जाए? जी बिल्कुल, जो प्रचंड बहुमत महायुति को मिला है और खास करके भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 137 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ पहुंच गई है, खास करके देवेंद्र फडणवीस जिनका एक राइज हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, वो देखते हुए हम साफ ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। 2019 में उनके हाथ से ये मौका चूक गया। जिस तरीके से शिवसेना के साथ में इस बार भी शिवसेना के साथ जो आगे पीछे चल रहा था उनका, उसी तरीके से 19 में भी चला। पिछली बार वो मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ये मौका उनको मिलेगा। 3 बार ये मौका उनके हाथ से गया है। 2019 में जब चुनाव के बाद में शिवसेना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और उनका आपसी अनबन शुरू हुई उसके वजह से, और उसके बाद जब अजित पवार के साथ सरकार स्थापन की तो अजित पवार सारे एनसीपी के विधायकों को साथ में नहीं ले आए। एक बार फिर उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और 2022 में भी बीजेपी के विधायकों को लग रहा था कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये बात तब भी नहीं हो पाई थी। तो अब जाकर तब तो बीजेपी के मंत्री यहाँ के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भाई दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन जो स्थिति बनी है उसके चलते हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिरकार 24 में ये मौका अब उनको मिल सकता है। एक नेचुरल प्रोजेक्शन उनका उसमें हो रहा है। उनका दावा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री पद पर होगा और अब कल दिल्ली जाने के बाद आगे का फैसला हो जाएगा। परसों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो निरीक्षक है, ऑब्जर्वर्स हैं, वो मुंबई आएंगे। पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी और ऑफिशियली अधिकृत तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा पार्टी के लीडर के रूप में। कहा यही जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव दोनों महाराष्ट्र आएंगे। लेकिन साहिल, कैसे माने एकनाथ शिंदे? क्या उप मुख्यमंत्री का पद या गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या केंद्र में पोर्टफोलियो, किस तरह से ये बात आगे बढ़ी है बिहाइंड द सीन्स? देखिए, बिहाइंड द सीन तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि बात जिस तरीके से मैंडेट था
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने माना कि जनता का मैंडेट है एक तरीके से। जैसे ही बीजेपी का नंबर 110 के आगे चला गया, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के नेताओं को समझ में आने लग गया था कि शायद बीजेपी अपना दावा इस बार चीफ मिनिस्टर पोस्ट पर से नहीं छोड़ेगी। तो ये बात एकदम क्लियर थी कि कहीं ना कहीं ये दावा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्री पोल एक तरीके से हम कह सकते हैं, प्रॉमिस हम नहीं कह सकते, लेकिन जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर वो मानकर चल रहे थे कि शायद उन्हें मौका मिल जाए। शिवसेना की तरफ से ये भी कोशिश की गई ये कहने की कि भाई मराठा फेस है और मराठा समाज के लिए उन्होंने जो किया है उसके वजह से उनको मुख्यमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उस तरीके से चल नहीं पाया क्योंकि इस बार अक्रॉस द कास्ट एक तरीके से वोटिंग महायुति को हुआ है और थर्ड पार्टनर जो एनसीपी है उनको भी काफी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो जिसके चलते वो भी दावा बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आ गया था कि भाई आज की तारीख में बीजेपी को अगर खुद से सरकार बनानी है तो सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिन तक इसको खींचना ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने देखा कि कल एकनाथ शिंदे ने खुद ट्वीट करके अपने समर्थकों को कहा कि भाई ये हो हल्ला बंद करिए और किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जद्दोजहद खत्म होनी चाहिए। सारे विधायकों को उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में भेज दिया। श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, सांसद है, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया जिसपे उन्होंने कहा था कि जनता के मन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही है। वो भी ट्वीट कहीं ना कहीं डिलीट हुआ। तभी से एक लगभग इसका अंदाजा आना शुरू हो गया था कि वो बीजेपी के फैसले को बैक करेंगे और अभी लगता है कि चीजें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। एनसीपी के नेताओं की भी आज दोपहर को भेंट हुई है अमित शाह के साथ में और उसके बाद जो अनुमान मुझे नजर आ रहा है उसके चलते देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और देवेंद्र फडणवीस ही शायद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। और ये बात एनसीपी ने, अजीत पवार ने तो खुले तौर पर यह बात कह दी थी कि जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत देवेंद्र फडणवीस की ही बनती है। 132 सीटें बीजेपी की आई हैं, तो क्या वो भी इशारों में शिवसेना को एक संदेश दे रहे थे कि सब महायुति को एकजुट होकर अब महाराष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो बात आज एकनाथ शिंदे कर भी रहे हैं? देखिए, बात तो बस इस बात की थी, विकास वगैरह तो वो होता रहता है, लेकिन बात तो पॉलिटिक्स की थी। देखिए, एनसीपी को बेसिकली ये लग रहा था कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो जो स्मॉलर पार्टीज है उसमें सत्ता का झुकाव कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ हो जाएगा। अब कम से कम ये होगा कि सबसे बड़ी पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद होगा तो शिवसेना और एनसीपी दोनों एक ही लेवल पर अपना, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से वो उसमें खेल पाएंगे। सत्ता की भागीदारी भी उनके पास करीब करीब एक जैसी होगी, तो एक तरफ वो चीजें नहीं झुकेगी। देखिए, बीजेपी एक नेचुरल क्लेमेंट है मुख्यमंत्री पद को लेकर और जाहिर सी बात है कि इवन कैबिनेट पोर्टफोलियोज में ज्यादा पोर्टफोलियोज ये बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। मामला अटक सकता है होम डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि मुझे जहां तक मेरी जानकारी है अब एकनाथ शिंदे कोशिश करेंगे कि जो दूसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है जो होम डिपार्टमेंट, वो उनके पास रहे। दिल्ली जाने का तो उनका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको जब सवाल पूछा गया कि भाई आप क्या दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे दिल्ली क्यों भेजना चाहते हो। तो उनकी राजनीति उनको पता है कि महाराष्ट्र में करनी पड़ेगी और खास करके पार्टी अगर उनको चलानी है तो शिवसेना वो पहली बार इस तरीके से चला रहे होंगे जब उनके पास में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं होगी। और मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद कैबिनेट में सबसे पावरफुल पद होता है, तो ऐसे में बिना मुख्यमंत्री पद के वो अब शिवसेना चलाने का भी जोखिम उनको उठाना है। तो ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनने से बेहतर होगा कि वो यहीं पर या तो मुख्यमंत्री पद अगर उनको दिया जाता है या जो भी उनको पद मिलता है उसके आधार पर वो पार्टी को संभालने की कोशिश करे। तो एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आएगा उनके भी राजनीतिक आगे की यात्रा में। तो देखना है कि आगे ये बात कैसे किस तरीके से बढ़ती है, लेकिन जो डेडलॉक था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके लिए तो सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा होगा तो मैं लाडका भाई हूं, मैं लाडला भाई हूं सभी लाडली बहनों का, और यही उन्होंने 2.5 वर्षों में उन्होंने जो प्रयास किया उसका भी जिक्र भी किया। लेकिन उसके अलावा उनके लिए इस समय कितनी बड़ी चुनौती होगी शिवसेना को एक तरह से आगे ले जाना और सशक्त करना, क्योंकि जो लगातार बात हो रही थी कि किसके पास, बाला साहेब ठाकरे के बाद लेगेसी किसके पास है, चुनाव के नतीजों के बाद तो सबने बोल दिया कि वो नेचुरल इनहेरिटर अगर किसी को कहा जाए कि विरासत शिवसेना की आई है एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन क्या अब उसमें अड़चनें आएंगी उनके लिए?
देखिए, विरासत इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होती है। आपने देखा होगा गौरव कि बिहार में 7 सांसद लेके 5 या 6 सांसद जो थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो पशुपति पारस के साथ चले गए थे, और उसके बाद जो चिराग पासवान है वो हाशिए पे चले गए थे। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। जिस तरीके से चिराग पासवान बेहतर कर रहे हैं ये नजर में आया, तो चिराग पासवान इन हो गए, पशुपति पारस आउट हो गए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए। तो ये विरासत जो है ना वो सक्सेस के हिसाब से बदलती रहती है। देखना यह है कि आने वाले जो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव होंगे, अभी तो हम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी की जो लड़ाई है वो अनडाउटेडली वन साइडेड हम कह सकते हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने जीती है, जो उनकी शिवसेना ने जीती है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है उद्धव ठाकरे के सामने। लेकिन फिर भी वो एक आज की स्थिति में जो भी विपक्ष के पास आंकड़े आए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी है, तो वो आगे का रास्ता उनके लिए म्युनिसिपल चुनावों से गुजरता है। वो मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में आएंगे। बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने बीजेपी और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे का भी। तो वो भी बड़ी एक दिलचस्प लड़ाई होगी। आने वाले 5 साल और भी दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि अभी मामला बदल गया है। अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना किस तरीके से डील करती है, क्या करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, अपने आप को कैसे स्टेबिलाईज करती है सत्ता में बिना मुख्यमंत्री पद के, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी गौरव। क्योंकि देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कौन कौन से पोर्टफोलियोज शिवसेना को, एकनाथ शिंदे और उनके लीडरों को देती है। क्योंकि इशारों में साहिल, आज भी एकनाथ शिंदे ने एक बात तो कह दी कि बाला साहेब ठाकरे का जो सपना था कि एक आम शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने, वो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया। तो एक तरफ से वो फिर लेगेसी की जो बात है, विरासत की बात है, उन्होंने अपने ही खेमे में, बीजेपी शिवसेना खेमे में ही रखने का आज भी प्रयास किया। साहिल, देखिए, ऐसा है कि बाला साहब का सपना शिवसैनिक को बनाने का वगैरह ये सारी चीजें तो राजनीतिक नेता कर लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम अगर देखें तो असली शिवसेना का जो मेजॉरिटी चंक है, जो विधायक उनके साथ में गए थे, वो सारे विधायक उनकी सेकंड रैंक लीडरशिप आज की तारीख में फर्मली एकनाथ शिंदे के साथ में है। और उनका सक्सेस इस बात में है कि उनमें से 95% जो विधायक है वो दोबारा जीत कर आए हुए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने मुहर लगाई है कि जो उन्होंने किया था उसको विधानसभा चुनाव में मुहर मिल गई है। एक तरीके वो बात हम लोग साफ तरीके से उसमें देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात उसमें यह होगी कि क्या अब ये शिवसेना वो किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि अब उनके पास शायद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं होगी। जिस तरीके से उन्होंने बात साफ करके रखी है, क्लैरिटी एक तरीके से देकर रखी है, वो एक बात हम लोग यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हैं। ठीक, अभी भी मीटिंग्स बाकी है। देखिए, बीजेपी का आपको भी पता है गौरव की सरप्राइज देना उन्हें अच्छा लगता है, और जितनी हम चर्चा करते हैं उसमें से कुछ और करना भी कई बार उनको अच्छा लगता है। कम से कम इस बार ये नहीं होगा, इतनी उम्मीद तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि जो भी सरकार चलेगी वो किस तरीके से चलेगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि इस पूरे दौर से सबसे पहले बाहर निकलने वाली पार्टी एनसीपी थी, जो अब तक बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी मानी जाती थी। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस से दूर किया, और अनडाउटेडली, अनइक्विवोकली हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को बैक किया कि भाई मुख्यमंत्री आपका बनना चाहिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए। और दूसरी तरफ जो उनकी नेचुरल अलाई अब तक हम लोग मान रहे थे, उनके साथ 3-4 दिन तक उनकी ये लड़ाई चलती रही और आखिरकार उन्हें बैकआउट होना पड़ा। और एक अगर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो गौरव, आखिरी में एक लाइन का कंक्लूजन हम लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि बीजेपी के लिए तो बीजेपी हाईकमान है ही, लेकिन वो बीजेपी हाईकमान शिवसेना के लिए भी है। संघ किसके पक्ष में है? क्या संघ भी इस समय देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में ही है? प्रधानमंत्री उन्हें अपना परम मित्र वैसे भी कह चुके हैं। इस बड़ी खबर पर निरंतर रहेगी नजर।